डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील आनंद सर आज आपके लिए क्लास 8 डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला एमसीक्यूज है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर। इनमें से कौन मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ऐसे विपत्ति नहीं है, ऐसी आपदा नहीं है जो आदमी के द्वारा बनाया गया है। पहला आपके लिए ऑप्शन है एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अ साइक्लोन एंड अ रोड एक्सीडेंट। हमें पता है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट या न्यूक्लियर एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट ये सब आदमी की गलतियों के कारण होता है, लेकिन जो साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, वह एक नेचुरल फेनोमेना होता है। तो इसका सही जवाब है अ साइक्लोन यानी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ वेदर एसोसिएटेड हजार्ड्स। इनमें से कौन वेदर एसोसिएट हजार्ड्स नहीं है, यानी वेदर से जुड़ी हुई खतरे नहीं हैं। ए अ ड्रॉट, बी एन अर्थक्वेक, सी अ फ्लड, डी अ स्टॉर्म। हमें पता है कि सूखा हो या बाढ़ की विभीषिका हो या आंधी तूफान, ये सब वेदरिक फेनोमेना है, लेकिन अर्थक्वेक का संबंध किसी वैदिक फेनोमेना से नहीं होता है। यह धरती के अंदर की जो गतिविधियां होती है उसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब है बी यानी अर्थक्वेक। सी अ ह्यूज वेव दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। धरती के अंदर बहुत तेज गति से होने वाले कंपन जो चालू होता है अर्थक्वेक के कारण, उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म टाइड, सुनामी या ह्यूज टाइड। तो ये जो वेव है समुद्र के अंदर से में जो वेव होता है उसके कारण जो अर्थ क्वैक आता है समुद्र में, उसके कारण सुनामी आती है। तो इसके सही जवाब होंगे सुनामी। तीसरा है कि किलायु इज एन एक्टिंक्ट वोल्केनो, एन एक्टिव वोल्केनो, अ डोरमेंट वोल्केनो एंड नॉट अ वोल्केनो। किलायु क्या है? तो किलायु एन एक्टिव वोल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें यही इसके बी जवाब सही हैं। पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनमें से कौन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? ए टाइफून, बी हरिकेन, सी बुलीबुली एंड डी सुनामी। तो टाइफून, हरिकेन और विली ये तीनों चक्रवात के ही अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्र में लिए जाते हैं। लेकिन सुनामी कोई वैदरिक फेनोमेना के कारण नहीं होता है, और सुनामी के कारण साइक्लोन नहीं आता है। सुनामी के कारण समुद्र में जो टाइड होता है बहुत बड़ी होता है, वो अर्थक्वेक के कारण होता है। तो ये ट्रॉपिकल फेनोमेना जो होता है या वो उससे संबंधित नहीं है। सही जवाब इसका है सुनामी। व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स द फर्स्ट रिस्पोंडर्स आर। जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो सबसे पहले कौन उसकी रिस्पोंड करते हैं, यानी उसका प्रतिक्रिया कौन देता है, उसके लिए कौन किसको काम करना चाहिए? तो पहला है गवर्नमेंट एजेंसी, दूसरा है सिविल सोसाइटी, तीसरा है सी है द विक्टिम देमसेल्व्स एंड डी है
इंटरनेशनल एजेंसीज। तो जब डिजास्टर आता है तो सबसे पहले उस विक्टिम को खुद ही उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी एजेंसियां बाद में आएंगी, सिविल सोसाइटी के लोग बाद में आपकी मदद करने के लिए आएंगे, या जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं वो उसका रिस्पॉन्स आपको बाद में मिलेगा। शुरू में आप जिस समय ये परिघटना होती है, ये फिनोमेना होता है, उस समय आदमी को खुद उसे बचने का प्रयास करना पड़ता है। तो इसके सही जवाब हैं द विक्टिम देमसेल्व्स। तो ये कुछ MCQs थे जो इस चैप्टर से संबंधित थे। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। जो प्राकृतिक आपदा है उसके 2 उदाहरण दीजिए। द अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक और सुनामी प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण हैं। हालांकि अर्थक्वेक और सुनामी के अतिरिक्त बहुत सारे और भी आपदाएं होती है, डिजास्टर्स होता है, जैसे फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, तो आप इसको छोड़कर और भी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्लाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साइक्लोन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी 2 लिखना है तो हमने यहाँ पर अर्थक्वेक और सुनामी ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हजार्ड्स, 1 नेचुरल एंड 1 मैन मेड। 2 ऐसे खतरे का उदाहरण बताएं जो एक नेचुरल हो और एक मैन मेड हो। तो नेचुरल हजार्ड्स की बात कहें तो इनमें से हम अर्थक्वेक बता सकते हैं। मैन मेड हजार्ड्स की बात कहें तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हम कह सकते हैं। वो इस तरह से नेचुरल हजार्ड्स में अर्थक्वेक और मैन मेड हजार्ड में केमिकल एक्सीडेंट और न्यूक्लियर पावर एक्सीडेंट, ये 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है, नेम 2 प्लेसेस दैट वर इफेक्टेड बाय द सुनामीज फ्रॉम इंडियन ओशन इन दिसंबर 2004। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सबसे बड़ा सुनामी आया था, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे 2 क्षेत्रों के नाम बताएं, 2 देश के नाम बताएं जो ये इंडियन ओशन में आए हुए सुनामी से इफेक्टेड हुए थे। तो इंडिया एंड श्रीलंका आर द 2 प्लेसेस दैट वर इफेक्टेड बाय द सुनामीज फ्रॉम द इंडियन ओशन इन दिसंबर 2004। भारत और श्रीलंका दिसंबर 2004 में आए हुए सुनामी से इफेक्टेड हुए थे। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई देश इससे इफेक्टेड हुए थे, जिनमें से इंडोनेशिया सबसे प्रमुख था। इंडोनेशिया में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लोग इस सुनामी के कारण मरे थे। तो श्रीलंका भी प्रभावित हुआ था, भारत भी हुआ था, इंडोनेशिया हुआ था, थाईलैंड हुआ था, बांग्लादेश हुआ था। ये सारे क्षेत्र इससे प्रभावित हुए थे। व्हाट इज़ द रिंग ऑफ फायर? ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है? वोल्केनोज यूजुअली फॉर्म्ड नियर द मार्जिन्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। Most of the active volcanoes of the world lies in a belt known as rings of fire. वोल्केनो ज़्यादातर वैसे जगह पर विस्फोट होते हैं या वोल्केनिक इरप्शन होता है जहाँ पर 2 लिथोस्फेरिक प्लेट के बीच में मार्जिन होता है, और ऐसे मार्जिन ज़्यादातर दुनिया के जिन क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों को रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। इस तरह से रिंग्स ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या होता है? व्हेन द मासेस ऑफ रॉक्स लूजन बाय द वेदरिंग एक्टिविटीज एंड मूव डाउन अ स्लोप अंडर पुल ऑफ ग्रेविटी
or by gravitational force. Such type of natural phenomena is called landslide. जब प्राकृतिक आपदा के प्राकृतिक कारणों से नेचुरल फेनोमेना के कारण मिट्टी हल्की हो जाती है और जो स्लोप्स होते हैं, जो पहाड़ के इलाके, जो ऊंचे जगह होते हैं, वहाँ के मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फेनोमेना बनता है, जिसके चलते बहुत सारी चट्टानें वहाँ से फिसलती है और पूरे के पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे फिसल जाता है। तो ऐसी परिघटना को लैंडस्लाइड कहते हैं। ज़्यादातर ये स्लोपिंग वाले एरिया में होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि भूकंप के कारण ऐसा होता है, या वेदरिक कंडीशन जब काफ़ी तेज़ बारिश होती है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में बादल का फटना, बादल फटता है जिसके कारण वहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो लैंडस्लाइड का मतलब हुआ कि ज़मीन का खिसक जाना। ज़मीन खिसकता है, चट्टानें खिसकती है। इसके दो कारण हैं। एक तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर से वेदरिक कंडीशन या नेचुरल फेनोमेना, अर्थक्वेक्स या काफ़ी तेज बारिश, बादल का फटना, ये सब। नेम 2 रिवर्स दैट कॉजेज सीवियर फ्लड। 2 भारतीय नदियों के नाम बताने हैं जिसमें सीवियर फ्लड्स आते हैं। ब्रह्मपुत्रा एंड कोसी आर द 2 इंडियन रिवर्स दैट कॉजेज सीवियर फ्लड्स। यहाँ इंडियन में एंड छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रह्मपुत्रा एंड कोसी, ब्रह्मपुत्रा नदी जो असम में बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए बांग्लादेश जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बरसात के समय में बाढ़ आता है। आप सुने होंगे कि बरसात के समय प्राय हर साल असम के क्षेत्र बाढ़ से डूब जाते हैं। तो वो जो बाढ़ आता है उसके ब्रह्मपुत्र नदी में जो तेज गति से बारिश होने के कारण या वॉल्यूम पानी का बढ़ जाने के कारण उसके सारे क्षेत्र डूब जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र के कुछ रिवेरियंस होते हैं वो डूब जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है। बिहार में कोसी नदी है जो उत्तरी बिहार में है। वहाँ नेपाल से आए हुए पानी के कारण बाढ़ आता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता था। तो ये 2 नदियां हैं जिसके कारण भारत में प्रायः बाढ़ आया करता है। व्हाट इज अ स्टॉर्म सर्ज? स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं? स्टॉर्म सर्ज आर हाईली वॉल्स ऑफ वाटर पुश्ड ऑन टू द शोर बाय द स्टॉर्म विंड्स। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र में हवा के दबाव के कारण पानी एक दीवार की तरह खड़ी होकर के और जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर विध्वंस मचाती है। तो ऐसे जो तेज गति से पूरे दीवार की तरह पानी से विध्वंस आता है उसको स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। विच ऑफ द मोस्ट साइक्लोन हिट रीजन इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र कौन है? द इंडियन कोस्ट लाइन इज द मोस्ट साइक्लोन हिट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। भारत के जो तटीय इलाके हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा साइक्लोन हिट रीजन है। भारत में अगर हम बात करें तो बंगाल और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी से, वे ऑफ बंगाल से मिलते जुलते हैं, वहाँ हर साल चक्रवातीय वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं। तो भारत का कोस्ट लाइन दुनिया के सबसे ज़्यादा साइक्लोन प्रोन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम 3 इंडियन स्टेट्स दैट सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। भारत के 3 ऐसे शहरों के नाम बताइए जहां पानी की कमी की समस्या खड़ी होती है।
तो भारत के राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर 3 इंडियन स्टेट्स दैट सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। भारत में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पानी की कमी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये राज्य जो पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। मेंशन वन ऑफ द सेविंग वाटर एट होम। घर में जो बारिश की पानी होता है उसको बचाने का एक तरीका बताएं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ सेविंग वाटर एट होम। जो छत पर बारिश होती है उसको एक पाइप के माध्यम से हम ज़मीन में बने हुए गड्ढे तक पहुंचाने की जो व्यवस्था करते हैं, उससे ज़मीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा खोद करके उसको बनाया जाता है, और पानी जो छत पर बारिश के दिनों में जमा होती है उसको उस गड्ढे में जमा कर लिया जाता है। इससे वहाँ का वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ऐसे जो इंतजाम होते हैं उसको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इस तरह से हम अपने घर में वाटर सेविंग की पानी को सेव कर सकते हैं। नेम एनी टू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स अप द सिविल सोसाइटी। 2 ऐसी संस्थाओं के नाम बताइए जो सिविल सोसाइटी बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सिविल सोसाइटी बनाती है। जैसे अगर हम कहें तो NGO होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देश में प्राय बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज के हित में काम करती है, तो उसको NGO कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो NCC नेशनल कैडेट कोर्स, ये भी देश में जो परिस्थितियां होती है डिजास्टर के समय में, वहाँ उस समय भी काम करता है। तो नेशनल कैडेट कोर भी एक सिविल सोसाइटी का अंग है। तो इस तरह से NGO और नेशनल कैडेट कोर आर द 2 ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेड अप सिविल सोसाइटी। ये दोनों, इसके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पूछ रहा है, तो 2 सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन NGO एंड नेशनल कैडेट कोर हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज should be carried out in schools and office to increase disaster preparedness। स्कूल और ऑफिस में किस तरह की एक्टिविटीज को किया जाना चाहिए जिससे कि डिजास्टर के से बचाव के तरीके सिखाए जा सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए ये बताए जा सकते हैं। ट्रेनिंग program should be conducted in schools, offices and factories. Mock drills to test preparedness and response should be conducted regularly। स्कूल में एक रेगुलर इंटरवल पर, स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ पर लोग होते हैं वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर इस परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भूकंप या कोई आपदा आती है, आग लगने इत्यादि की आपदा आती है, तो वो कैसे बच सकते हैं। इसके साथ साथ मॉक ड्रिल भी कराया जा सकता है। मॉक ड्रिल में क्या होता है? मॉक ड्रिल में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती है जिससे कि लगता है कि कोई आपदा आ गई है, हॉर्न सायरन बजाया जाता है, और फिर उस सायरन बजाने के बाद लोग को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है बचाव करने की, उस तरह से वो बचाव करते नज़र आते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। और अगर इस तरह से मॉक ड्रिल करवाया जाता है स्कूल में, फैक्ट्रीज में, वर्क प्लेस पर, तो लोग हम एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके असर से कुछ खुद का बचाव कर सकते हैं। व्हाट इज हजार्ड्स? ये खतरे क्या हैं? हजार्ड्स थिंग और कंडीशन दैट माइट लीड टू डिजास्टर इज हजार्ड्स। वे परिस्थितियां जिसके आधार पर कोई डिजास्टर आ सकता है उसको हजार्ड्स कहते हैं। यानी ये उसके काउज होते हैं। हम कह सकते हैं
कि हजार्ड्स क्या हैं का रिजल्ट होता है डिजास्टर। जो खतरा होता है, अगर हम उस खतरे को पहले माप जाते हैं तो डिजास्टर को रोका जा सकता है। तो हजार्ड्स क्या है, डिजास्टर आने से पहले की वो परिस्थितियां हैं। आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम 2 रीजन्स इन इंडिया दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक। भारत के 2 ऐसे क्षेत्र के नाम बताएं जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आते हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर 2 रीजन्स इन इंडिया दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। महाराष्ट्र और गुजरात भारत के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्थक्वेक एरिया में आते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। आपको पता होगा सन 2001 में जो 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था गुजरात के भुज जिले में, लातूर और उस्मानाबाद जिले में आया था। तो ये साबित करता है कि गुजरात महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज। सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या अंतर है, अंतर बताएं। वोल्केनोज दैट इरुप्ट फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज, while volcanoes that have not erupted for a long time but could erupt in future are dormant or sleeping volcanoes। ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट जो बार बार जहाँ बार बार वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक विस्फोट होता है, उसको हम एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं। जैसे किलायू की अभी हमने बात की थी, तो किलायू क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है। while volcano that have not erupted for a long time but could erupt in future are dormant और sleeping। कुछ ऐसे वोल्केनो हैं जो कुछ 100 वर्षों से जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ फिर से कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, जलजला आ सकता है, वोल्केनो इरप्शन हो सकता है। तो ऐसे वोल्केनो को डोरमेंट या स्लीपिंग वोल्केनोज कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। मैं ऐसे मानवीय गतिविधियों का वर्णन करें, एक उदाहरण दें जिससे कि लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाता है। Human activities such as deforestation and excessive construction on slopes increases the risk of landslides। जो डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी जंगलों को साफ करने का जो काम तेजी से चल रहा है और जिसके तहत स्लोपिंग एरिया पर कंस्ट्रक्शन काम होता है, उससे उस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़े रहते हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड के खतरे कुछ कम होते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन से उसकी नींव उसकी कमज़ोर होती है और उससे भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो ये 2 मानवीय गतिविधियां हैं जिससे लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ते हैं। व्हाट इज एवालांचेज? हिमस्खलन क्या है? Enormous masses of ice and rocks moving down slopes are called avalanches। जो बहुत ऊंची पर्वत चोटियां हैं जहां पर सालों भर बर्फ जमा रहता है, वहां जब हिमस्खलन होता है तो जो बर्फ होता है और जो चट्टानें खिसकती है, तो उस तरह की गतिविधि को एवलांचेज कहा जाता है। व्हाट आर फ्लैश फ्लड? फ्लैश फ्लड क्या होते हैं? द फ्लड विच अकर सडनली आर यूजुअली काउज्ड बाई हैवी लोकलाइज्ड रेनफॉल, लैंडस्लाइड और डैम ब्रेक्स इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड। तो ऐसे अचानक होने वाली घटना जिसके तहत लैंडस्लाइड होता है, जो रेनफॉल होता है, स्थानीय स्तर पर जो रेनफॉल होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, डैम ब्रेक होता है, उसके कारण जो बाढ़ आता है उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट?
आप डिजास्टर मैनेजमेंट के टर्म से क्या समझते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर टू रिड्यूस द सफरिंग एंड डैमेज काउज्ड बाय इट। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे सरकार के द्वारा ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक संस्था होती है जो कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं डिजास्टर होने से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर हो जाने के बाद, जिससे कि जान माल के जो हानि होती है उसको कम किया जाता है। तो जान माल के हानि को कम करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, ऐसे व्यवस्था को डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। और ये हर समय एक्टिव रहता है, डिजास्टर से पहले भी, डिजास्टर के दौरान भी काम करता है और डिजास्टर के बाद भी ये मैनेजमेंट काम करता है। वाई इज अ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड हजार्ड्स इम्पोर्टेंस। डिजास्टर की तैयारी और ट्रेनिंग महत्वपूर्ण क्यों है? प्रिपेयर्डनेस एंड ट्रेनिंग enables गवर्नमेंट एंड पीपल टू एक्ट क्विकली इन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो किसी भी परिघटना जो डिजास्टर होता है उसके लिए जो पहले की तैयारी होती है और ट्रेनिंग होता है, वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके आधार पर लोगों को बहुत जल्दी और ऑर्गेनाइज्ड वे में राहत सुविधाएं पहुंचाई जाती है और उससे बचाव होता है। तो इस तरह ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो हमने इस वीडियो में डिस्कस जिसके बारे में किया है। उम्मीद है यह आपके बहुत काम आएगा और आप अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके क्लास 8 के जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए मटेरियल ला सकें, उसकी तैयारी के लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।